गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे रुचिरा पाठ्य पुस्तक के छठे पाठ, जिसका नाम है समुद्र तटः। ओके, तो षष्ठः पाठः, पाठस्य नाम अस्ति समुद्र तटः। सबसे पहले पाठ की रीडिंग करते हैं। षष्ठः पाठः समुद्र तटः। एषः समुद्र तटः, अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। केचन तरङ्गैः क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। मध्ये मध्ये तरङ्गाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। एषा क्रीडा प्रचलति एव। समुद्रतटाः न केवलं पर्यटनस्थानानि, अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। एतेषु मुम्बै, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरीतटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिकव्यापाराय प्रसिद्धः। कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। मुम्बै नगरस्य जुहु तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। अस्मात् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। पूर्वदिशायां वङ्गोपसागरः, दक्षिणदिशायां हिन्दमहासागरः, पश्चिमदिशायां च आरबसागरः अस्ति। एतेषां त्रयाणामपि सागराणां सङ्गमः कन्याकुमारी तटे भवति। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपत् एव द्रष्टुं शक्यते। तो बच्चों, यह था इस चैप्टर का रीडिंग। मैंने रीडिंग कर दिया है, तो आप लोग जैसे मैंने रीडिंग किया है, आप लोग उसी प्रकार घर पर प्रैक्टिस करेंगे। और जहाँ कहीं भी आप लोगों को कठिनाई महसूस हो रही है रीडिंग करने पर, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। तो अभी चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं, इसका भावार्थ क्या है जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है समुद्र तटः। समुद्र तटः प्राय सब लोग जानते हैं क्या है, सी बीच। समुद्र तट मतलब सी बीच। तो इस चैप्टर में हमें सी बीच के बारे में बताया जाएगा। तो प्राय आप लोग शायद सी बीच देखे होंगे। अगर कोई पुरी गया होगा तो वहां पर सी बीच है, तो यकीनन वो सी बीच देखा होगा। तो यहाँ पर भी आप लोग एक जो पिक्चर है यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। इस पिक्चर में भी एक सी बीच है, और यहाँ पर बच्चे क्या क्या कर रहे हैं वो सब दिखाया गया है। जैसे एक बच्चा यहाँ घर बना रहा है, एक यहाँ खेल रहे हैं बच्चे, हाँ, यहाँ पानी में तैर रहे हैं। तो आप लोग गए होंगे, देखे होंगे कि बीच में लोग अक्सर क्या क्या करते हैं। तो उन सब के बारे में हमें यहाँ सीखने को मिलेगा कि बीच पर लोग क्या क्या करते हैं। और हमें यह भी जानकारी मिलेगी कि भारत में कहाँ कहाँ समुद्र तट है, और वो सारे समुद्र तट किस लिए प्रसिद्ध है उसके बारे में भी हमें पता चलेगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। पहले बोला है एषः समुद्र तटः। पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे एषः और सः का प्रयोग। तो एषः समीप
वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, जो वस्तु समीप में हो उसके लिए ए सह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ए सह मतलब ये जो पिक्चर है उसके लिए प्रयोग किया गया है कि ए सह समुद्र तटः। ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर में जो है समुद्र तट, उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ कि ए सह यह एक समुद्र तट है। अत्र, अत्र मतलब हियर, हियर मतलब होया न समुद्र तटे, अत्र मतलब समुद्र तटरे। तो अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र जनाः, जनाः मतलब लोग, अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। के आगच्छन्ति? न जनाः आगच्छन्ति। किमर्थम, किस लिए? न पर्यटनाय, पर्यटन मतलब भ्रमणम, पर्यटनम मतलब भ्रमण। तो जनाः भ्रमणाय, भ्रमण निमित्तम मतलब घूमने के लिए आते हैं। ओके, के आगच्छन्ति? जनाः आगच्छन्ति। किमर्थम आगच्छन्ति? न पर्यटनाय, घूमने के लिए। तो देखिए, जब मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें बीच बीच में मैं आप लोगों को इसका जो अर्थ है, कठिन शब्द का अर्थ है, उसको बोल रहा हूँ। आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। और तो और आपके बुक में पीछे भी यहाँ आप लोगों को मिलेगा बहुत सारे शब्दार्थ, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और जो नहीं होगा उसको आप लोग जब मैं बोल रहा हूँ वहाँ से आप लोग नोट डाउन करेंगे। तो जनाः पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति। केचन मतलब क्या है? ना सम ऑफ देम। केचन मतलब सम ऑफ देम मतलब कुछ लोग। केचन मतलब कुछ लोग। तो कुछ लोग क्या करते हैं? देखो, बहुत सारे लोग आते हैं सी बीच पर, बहुत सारे लोग आते हैं, उनमें से कुछ लोग क्या करते हैं? न तरंगैः क्रीडन्ति। या फिर इस पिक्चर को अगर हम लोग लेंगे तो क्या होगा ना, यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं। देखिए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ 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 घूम रहे हैं, यहाँ नहा रहे हैं भी। तो उनमें से बोल रहा है कि केचन जनाः मतलब कुछ लोग तरंगैः क्रीडन्ति। तरंग मतलब क्या है? पता है सबको, उड़िया में भी तरंग का प्रयोग किया जाता है। तरंग मतलब ढेउ, तरंग मतलब ढेउ। तो यहाँ पर जो है क्या है? तरंगैः। जैसे बालक शब्द का होता है बालकैः, उसी तरह तरंग शब्द का होता है तरंगैः, जो है तृतीया विभक्ति बहुवचन। ओके, तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें बहुत सारे, देखिए पिछले चैप्टर में हमें द्वितीय विभक्ति के बहुत सारे शब्द के बारे में पढ़े थे। तो यहाँ पर हमें इस पैराग्राफ में बहुत सारे तृतीय विभक्ति के शब्द मिलेंगे हमको। ओके, और नीचे यहाँ पर हमें बहुत सारे चतुर्थी विभक्ति के भी शब्द मिलेंगे। तो आप लोग उस पर थोड़ा ध्यान देंगे किस प्रकार हो रहा है। तो जैसे बालक शब्द का होता है बालकैः, उसी तरह तरंग शब्द का होता है तरंगैः, मतलब तरंग द्वारा। तो कुछ लोग यहाँ तरंग के द्वारा मतलब उर्मी के द्वारा कुछ लोग क्रीडन्ति मतलब खेल रहे हैं। ओके, तो कुछ लोग उर्मी से मतलब तरंग से कुछ लोग खेल रहे हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। केचन जनाः किं कुर्वन्ति? न नौकाभिः। यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति बहुवचन है। ओके, यहाँ पर क्या है? तृतीय विभक्ति। जैसे बालिका शब्द है आपके बुक में, पेज नंबर थोड़ा दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए, ये पेज नंबर 89 में आप लोगों को बालक शब्द मिलेगा और बालिका शब्द मिलेगा और उसके बाद मिलेगा पुष्प शब्द। ये तीनों शब्द आप लोग इसको ध्यान से याद करेंगे और पढ़ेंगे। ओके, तो जैसे बालिका शब्द का होता है बालिका भी तृतीय विभक्ति बहुवचन, उसी प्रकार यहाँ नौका शब्द का हुआ है नौका भी। फिर से तृतीय विभक्ति का प्रयोग आया, मैंने बताया था तृतीय विभक्ति का अर्थ है द्वारा, टी कु फिर द्वारा। तो क्या हुआ ना, कुछ लोग नौका भी मतलब नौका के द्वारा कुछ लोग
जल विहारम कुर्वन्ति। जल विहार मतलब जल में घूमना, तो उसको बोलेंगे जल विहार। तो कुछ लोग नौका के द्वारा जल विहार कर रहे हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, न कंदुकेन, यहाँ पर बालिका शब्द का, बालक शब्द का तृतीया विभक्ति हुआ है, जैसे बालक के न उसी तरह कंदुक के न, मतलब कंदुक, कंदुक का मतलब क्या है, ये है, कंदुक का मतलब बॉल है। तो कुछ लोग बल के द्वारा, मतलब जो पेंडु जिसको बोलते हैं उड़िया में भी, उसके द्वारा क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बल के द्वारा कुछ लोग खेल रहे हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। देखिए यहाँ पर भी है बालुका गृह, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो बोला है कि बालिकाः मतलब बालिका है गर्ल्स, बालकाः मतलब जो बॉयज है गर्ल्स और बॉयज, बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालुकाभिः जैसे यहाँ हुआ नौका भी, उसी तरह हुआ बालुका भी, तृतीय विभक्ति, मतलब बालुका के द्वारा, स्यांड, बालुका मतलब स्यांड, तो बालुका के द्वारा मतलब स्यांड के द्वारा बालुका गृहम, बालुका के घर बना रहे। बालुका जहाँ तक आमे उड़िया रे कहूँ कौन बाल्य। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुका गृहम प्रवाहयन्ति। अगर आप लोग गए होंगे बीच, तो आप लोग याद कर पा रहे होंगे कि कैसे बीच का जो तरंग होता है, समुद्र का जो तरंग है वो ऐसे आता है, मतलब समुद्र से आता है ऊपर जमीन की ओर और फिर चला जाता है। तो जो जब वो आता है तो क्या क्या करता है, जो होगा वहाँ उसको तहस नहस कर देता है, उसको प्रवाहित कर देता है। तो इसीलिए यहाँ बोला गया है कि मध्य मध्य बीच बीच में तरंगाः बालुका गृहम प्रवाह, जो तरंग है वो बालुका के जो घर बनाए हैं उसको प्रवाहित कर लेते हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलती एव। ये जो क्रीड़ा है बालुका की, जो क्रीड़ा है बालुका में घर बनाना, फिर समुद्र के जो ढेउ है, जो तरंग है वो आके उनको प्रवाहित कर लेना, फिर बनाना, फिर प्रवाहित कर लेना, फिर बनाना, फिर प्रवाहित कर लेना, ये बार बार ऐसे चलता रहता है। तो ऐसा क्रीड़ा प्रचलित है, वो मतलब चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि। तो बच्चों हम लोग समुद्र जो सी बीच जो जाते हैं, हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पहले बताया गया है कि जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। यहाँ फिलहाल बोल रहा है कि समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थलानि। ये जो समुद्र स्थल है वो केवल, समुद्र के जो तट है वो केवल पर्यटन स्थान नहीं है, न केवल पर्यटन स्थान नहीं है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। यहाँ पर जो मत्स्यजीवी हैं, जो मछली पकड़ करके बेचते हैं, वो भी स्वजीविकां चालयन्ति, अपने जीविका को चलाते हैं। जीविका मतलब रोजगार का जो पंथा है, जिस मार्ग में वो रोजगार करते हैं उसको हम जीविका बोलते हैं। जैसे जो आप लोग अगर मछली खा रहे हैं तो यहाँ मत्स्यजीवी के बारे में दिया गया। अगर आप लोग चिकन खा रहे हैं तो जो उसको जो बना, मतलब क्या करता है, काट के आप लोगों को देता है, उसके लिए वो उसका जीविका है। अगर मटन खा रहे हैं तो उसको भी जो काट के आप लोगों को दे रहा है वो उसके लिए वो उसका जीविका है। जैसे जो कृषक है उसके लिए कृषि काम करना अपना जीविका है, उसी तरह मत्स्यजीवी के लिए अत्र मत्स्यजीविनः स्वजीविकां चालयन्ति। मतलब समुद्र के तट पर मत्स्यजीवी भी अपने जीविका को चलाते हैं, मतलब वो जाते हैं समुद्र के अंदर और वहां से मछली पकड़ करके लाते हैं और फिर बेचते हैं। इसी प्रकार वो भी समुद्र तट पर अपने जीविका चलाते हैं। फिर ये गया हमारा पहला पैराग्राफ, जहां समुद्र तट के बारे में बताया गया है कि समुद्र तट पर क्या क्या होता है। फिर
फिर दूसरे पैराग्राफ में क्या बोला है कि अस्माकम देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। अस्माकम देशे मतलब हमारे देश में बहवः मतलब बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। तो इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी के जो तट है, समुद्र तट है, वह प्रसिद्ध है। ये सारे प्रसिद्ध तट के बारे में बताया गया है। इनको छोड़ करके भी और भी बहुत सारे समुद्र तट है। तो किस प्रकार प्रसिद्ध है वहां पर एक एक करके दे रहा है। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते। तो जो गोवा तट है वो किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते। विदेशी पर्यटकों कहले, विदेशी कहले जानते फॉरेन पर्यटक कहले जो विजिटर्स होते, मतलब एक वर्ड में अगर कहेंगे तो फॉरेनर्स। तो गोवा तट जो है वो फॉरेनर्स को रोचते मतलब अच्छा लगता है। समधिकम मतलब अधिक। तो जो गोवा तट है, हमारे गोवा का जो गोवा तट है वो फॉरेनर्स को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वहाँ ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं। फिर विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। और जो विशाखापत्तनम तट है वो वैदेशिक व्यापार, वैदेशिक मतलब फॉरेन, व्यापार मतलब क्या है, बिजनेस। व्यापार मतलब बिजनेस, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे जो ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है। तो विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय मतलब जो फॉरेन बिजनेस हो रहा है या फिर फॉरेन ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके लिए प्रसिद्ध है। मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो जो विशाखापत्तनम तट है जो कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर ज़्यादातर फॉरेन मतलब वैदेशिक कारोबार होते हैं। मतलब और एक आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूँ। जब पहली बार आए थे फॉरेनर्स आए थे अंग्रेज, तो वहाँ वो आके के पहले विशाखापत्तनम तट पर पहुँचे थे। तो वहाँ पर ज़्यादातर फॉरेन ट्रांसपोर्टिंग होता है, इसलिए वैदेशिक व्यापाराय वैदेशिक व्यापार के लिए विशाखापत्तनम तट प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। और कोच्चि तट जो कि केरल में है वह नारिकेल फलेभ्यः मतलब नारिकेलम मतलब पहले जो 3 चैप्टर है वहाँ पर पढ़े थे। नारिकेलम मतलब कोकोनट। तो कोच्चि तटः नारिकेल फल कोकोनट फ्रूट के लिए वो ज्ञायते मतलब प्रसिद्ध है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे, जो मुंबई नगर है, मुंबई सिटी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर एक तट है जुहू, जिसको बोलते हैं जुहू सी बीच या फिर जुहू बीच। तो मुंबई नगर से जुहू तटे मतलब जुहू तट में, अगर इसको एक वचन में कहेंगे तो होगा जुहू तटः। जैसे यहाँ हुआ विशाखापत्तनम तटः, यहाँ हुआ कोच्चि तटः, इसको अगर बोलेंगे तो होगा जुहू तटः। अगर मैं पूछूंगा मुंबई नगर में कह तटः अस्ति, तो आंसर क्या होगा ना, जुहू तटः। जुहू तटे नहीं होगा, इसको याद रखना। तो मुंबई नगरस्य जुहू तटे मतलब जुहू तट में सर्वे जनाः मतलब सब लोग, सारे लोग स्वैरम विहरन्ति। विहरन्ति मतलब घूमते, और स्वैरम मतलब यथेच्छम मतलब अपनी मर्जी से। तो जुहू तट में लोग अपनी मर्जी से, जिसको बोलेंगे बिना कोई रोक ठोक के वो वहाँ घूमते हैं। तो इसलिए उसके लिए बिना रोक ठोक के घूमने के लिए जुहू तट प्रसिद्ध है। उसी तरह चेन्नई नगर से मेरीना तटः, जो तमिलनाडु में है चेन्नई, उसका जो मेरीना तट है, मेरीना बीच, वो देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम। तो हमारे देश में सबसे दीर्घतम मतलब सबसे बड़ा सी बीच क्या है ना, मेरीना तट, जो कहाँ है ना, चेन्नई नगर में है। तो बोला है कि चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः अस्ति। यह क्वेश्चन आ सकता है कि
देशस्य दीर्घतमः सागरतटः कः अस्ति, तो लिखेंगे मेरिना तटः। ओके, तो उसके बाद बोल रहा है कि यह हमारा थर्ड पैराग्राफ है, उसमें क्या बोल रहा है कि भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति, अस्माद् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। तो यहाँ बोला है कि भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। बच्चों, द्वीप आप लोग जानते हैं, द्वीप क्या है? द्वीप मतलब अगर एक जमीन है यहाँ मतलब एक अगर लैंड है, इसका अगर चारों ओर पानी है तो इसको बोलेंगे हम द्वीप, जैसे ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन भारतस्य तिसृषु दिशासु, जो भारत का आप लोग मानचित्र देखे होंगे, उसका जो नीचे का हिस्सा है, ओके, इसका जो नीचे का हिस्सा है, तो बोला है कि भारतस्य तिसृषु दिशासु मतलब इधर, इधर और इधर, ओके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, तिसृषु दिशासु तीनों दिशा में समुद्र तटाः सन्ति, अस्माद् एव कारणात्, इस कारण से, किस कारण से? न भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति अस्माद् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, कस्मात् कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। आप लोग यह मत लिख लेना कि अस्मात् एव कारणात्, आंसर होगा कि भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति अस्मात् एव कारणात्। ये पूरा सेंटेंस 2 सेंटेंस होगा। ओके, तो भारत के तीनों दिशा में समुद्र तट है, इसी कारण से इसको प्रायद्वीप बोलते हैं, क्योंकि तीनों दिशाओं में है इसलिए इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। अगर चारों दिशाओं में होता तो इसको द्वीप बोलते। तो कौन सी दिशा में कौन सा सागर है या समुद्र तट है, देखते हैं कि बोला है पूर्व दिशायां बंगोपसागर। हाँ, ये जो पूर्व दिशा है यहाँ पर कौन है ना, बंगोपसागर। ओके, पूर्व दिशा में क्या है, बंगोपसागर। दक्षिण दिशायां हिंद महासागर, यहाँ है हिंद महासागर। और बोला है कि पश्चिम दिशायां अरब सागर, यहाँ क्या है, अरब सागर। तो इस प्रकार यहाँ है बंगोपसागर, यहाँ है हिंद महासागर और यहाँ है अरब सागर। ऐसे तीनों दिशाओं में 3 सागर है, सागर या फिर महासागर है। मतलब यहाँ पर तीनों दिशाओं में बहुत सारे समुद्र तट है, इसलिए इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। अगर चारों दिशाओं में होता तो इसको हम द्वीप बोलते जैसे कहाँ है ना, ऑस्ट्रेलिया में जैसे है। ओके, तो बोला है कि पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। तो आप पता है आप लोगों को कि तमिलनाडु में एक है कन्याकुमारी करके। तो कन्याकुमारी जो तट है वहां पर एतेषां त्रयाणाम सागराणाम, एतेषाम त्रयाणाम मतलब केशम ना, बंगोपसागर, हिंद महासागर और अरब सागर, इन तीनों सागरों का संगम मतलब क्या है, मिलन। संगम मतलब मिलन। इन तीनों का मिलन कहाँ होता है ना, कन्याकुमारी तट। देखिए यहाँ रहा आपका अरब सागर, यहाँ रहा बंगोप महासागर और यहाँ रहा हिंद महासागर। इन तीनों का यहाँ ये जो सागर है, ये जो है और ये जो है, इन तीनों का मिलन कहाँ होता है ना, यहाँ एक छोटा सा सी बीच है जिसको बोलते हैं कन्याकुमारी। इन कन्याकुमारी तट पर तीनों सागरों का मिलन होता है। ओके, तो बोला एतेषां त्रयाणाम सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। अत्र मतलब यहाँ मतलब कहाँ ना, कन्याकुमारी तट में पूर्णिमा मतलब पूर्णिमा तिथि में
चंद्रोदयः सूर्यास्तम च युगपद एव, युगपद मतलब एक साथ, युगपद मतलब एक साथ। तो पूर्णिमा में चंद्रोदय और सूर्यास्त, चंद्र का उदय और सूर्य का अस्त होना एक साथ द्रष्टुम शक्यते, एक साथ हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो तीसरे चैप्टर में हमें हमारा जो कहाँ कौन सा सागर है उसके बारे में बताया गया है, और भारत को क्यों प्रायद्वीप कहा जाता है, क्यों महाद्वीप नहीं कहा जाता है, उसके बारे में बताया गया है। और उन तीनों सागरों का कहाँ मिलन होता है उसके बारे में भी बताया गया है। इस प्रकार हमें समुद्र तट के बारे में यहाँ विस्तार से जानकारी दी गई है। ओके, इसके बाद आप लोग चैप्टर को पढ़ेंगे और अगर कहीं डाउट हुआ तो पूछेंगे, और उसके बाद आप लोग यह एक्सरसाइज करेंगे। ओके, ये जो एक्सरसाइज है इसको भी आप लोग करेंगे। तो रुकता हूँ।